हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 कर रहे थे। हमने एक्टिविटी 17.7 तक पढ़ लिया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि हम पोल स्टार की पोजीशन को कैसे लोकेट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमने किया था कि जो उर्सा मेज़र है, जिसको हम हिंदी में सप्तऋषि बोलते हैं, जो 7 स्टार से मिलके बनता है, जो उसका एंड पॉइंट है, जो एंड की 2 स्टार्स होते हैं, अगर हम उनकी सीध में एक लाइन बना लें और उस लाइन को थोड़ी दूर तक देखते रहें तो हमें एक स्टार दिखाई देगा जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। उस स्टार का नाम है पोल स्टार। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 17.8। ड्यूरिंग अ समर नाइट ऑब्जर्व उर्सा मेजर 3 to 4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स। गर्मी की रात के समय उर्सा मेजर को 3 से 4 टाइम ऑब्जर्व करो, 2 से 3 घंटे के इंटरवल में, यानी कि 2 से 3 घंटे के बीच में हमें बार बार उर्सा मेजर को ऑब्जर्व करना है, उसे ध्यान से देखना है। आल्सो लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, और हर बार हमें पोल स्टार को भी लोकेट करना है। डज उर्सा मेजर अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्या जो उर्सा मेजर है वो आपको ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा। डज इट अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, क्या आपको वो पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता दिखाई देगा। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज इन फिगर 17.4, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, उसको 17.14 डायग्राम से कंपेयर करो। यानी कि जो उर्सा मेजर है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और पोल स्टार उनके सेंटर में है। इन फैक्ट ऑल द स्टार्स अपीयर टू रिवॉल्व अराउंड द पोल स्टार, ये एक फैक्ट है कि हमें जितने भी स्टार्स हैं वो पोल स्टार के अराउंड रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं। येलो बॉक्स में एक नोट है स्टूडेंट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है। नोट दैट द पोल स्टार इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर, हमें जो साउथर्न हेमिस्फीयर से वहाँ से हमें पोल स्टार नहीं दिखाई देता। Some of the northern constellations like Ursa Major may also not be visible from some points in the southern hemisphere. कुछ ऐसे कॉन्स्टलेशन है जो नॉर्थन एरिया में दिखते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, वो भी हमें साउथर्न हेमिस्फीयर से क्लियर दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरियन। ओरियन इज़ अनदर वेल नोन कॉन्स्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। जैसे कि उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन था जिसमें कि 7 स्टार हो रहे थे, उसी तरह से ओरियन भी एक जानी मानी कॉन्स्टलेशन है जो हमें सर्दियों में देर रात को दिखाई देती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये भी एक बहुत ही चमकीली कॉन्स्टलेशन है स्काई के अंदर। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, इसके अंदर 7 और 8 ब्राइट यानी कि चमकीले सितारे होते हैं। ओरियन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, ओरियन को हंटर भी कहा जाता है, जैसे कि फिगर 17.11 बी में दिखा रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पैटर्न है, शेप है, इस पैटर्न को हम बोलेंगे ओरियन, और इस शेप को हंटर भी बोला जाता है। द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर, जो 3 बीच के स्टार्स हैं वो हंटर की बेल्ट को दर्शाते हैं। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो बाकी के 4 स्टार हैं वो क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में एक अरेंज हो रखे हैं, यानी कि 4 साइड के फॉर्म में इस तरह से अरेंज हो रखे हैं। द स्टार सीरियस विच इज़ द ब्राइट स्टार इन द स्काई इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, जो कि सीरियस स्टार है, जो कि पूरे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, वो भी ओरियन के नज़दीक दिखाई देता है। टू लोकेट सीरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ ओरियन। सीरियस को देखने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जो ओरियन के बीच के भी 3 स्टार्स थे उसमें से सीधी लाइन पास हो रही है। लुक अलोंग दिस लाइन टूवर्ड्स द ईस्ट, इस लाइन को हमें ईस्ट की डायरेक्शन में देखना है, ईस्ट की तरफ आगे इमेजिन करके फॉरवर्ड करके उसे देखना है। दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज़ सीरियस, ये जो लाइन है ये एक ही चमकीले सितारे पे ख़त्म होगी, जो कि कौन सा स्टार है, सीरियस, जिसका नाम है सीरियस। नेक्स्ट है कैसियोपिया। कैसियोपिया इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्थन स्काई। कैसियोपिया भी एक कॉन्स्टलेशन है जो कि नॉर्थन स्काई में हमें दिखाई देती है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट,
ये भी हमें विंटर्स में दिखाई देती है, यानी कि सर्दियों में दिखाई देती है, और जब रात का अर्ली पार्ट है, यानी कि जब रात की शुरुआत होती है उस समय हमें ये दिखाई देती है। इट लुक्स लाइक अ डिस्टोर्टेड लेटर W और M। ये हमें जैसे इंग्लिश का शब्द होता है W और M, इस तरह से हमें टूटा फूटा डिस्टोर्टेड यानी कि टूटा फूटा W और M की तरह दिखाई देती है। देखिए जैसे कि ये दिखा रखा है हमें। डिड यू नो में देखिए क्या लिखा हुआ है। ए कॉन्स्टलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 to 10 स्टार्स, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। एक कॉन्स्टलेशन के अंदर सिर्फ 5 या 10 स्टार्स नहीं होते, उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। हाउएवर वी कैन सी ओनली द ब्राइट स्टार्स इन अ कॉन्स्टलेशन विथ आवर नेक्ड आई। परंतु हम अपनी नेक्ड आई से सिर्फ वही स्टार्स देख पाते हैं जो कि काफ़ी ब्राइट हो। All the stars which make up a constellation are not at the same distance। जो स्टार्स एक कॉन्स्टलेशन यानी कि एक शेप बनाते हैं वो सारे एक सेम डिस्टेंस पे नहीं होते। दे आर जस्ट इन द सेम लाइन ऑफ साइट इन द स्काई। वो सिर्फ जिस दिशा में हम देख रहे हैं उस दिशा में एक साथ हमें दिखाई देते हैं, पर उनका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहता। जैसे कि आपको ये ओरियन का ही दिखाया हुआ है। ओरियन में हमें सिर्फ ये 8 स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है जो कि इतने ब्राइट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा द सोलर सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी कि सन और सेलेस्टियल बॉडीज़ जितनी भी स्काई में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। जो सन के अराउंड रोटेट कर रही है ये सब मिलके हमारा क्या बना देती है, सोलर सिस्टम। अंडरलाइन करनी है आपको ये लाइन। इट कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि प्लैनेट्स है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, मीटियोर्स है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दिस ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वही काम करता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट सन के अराउंड अच्छे से रोटेट कर पाते हैं। द अर्थ एज यू नो आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसा कि आपको पता है अर्थ भी सन के अराउंड रोटेट करती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ भी सोलर सिस्टम का मेंबर है। इट इज़ अ प्लैनेट, यह एक ग्रह है। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। उसके अलावा 7 और भी प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रोटेट करते हैं। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। जो 8 प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं उनका जो दूरी है सन से उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनके नाम इस तरह से है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जैसे कि फिगर 17.7 में दिखाया हुआ है। सबसे पहले प्लैनेट आता है मरकरी जो कि सन के सबसे नज़दीक है, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ। इस तरह से ये सन से दूर होते जाते हैं, इनका डिस्टेंस सन से इंक्रीज हो जाता है। फिगर 17.17 शो अ सिस्टमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। 17.7 में आपको सोलर सिस्टम का एक अच्छा सा डायग्राम दिखाया हुआ है। डिड यू नो में देखिए टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। 2006 में 9 प्लैनेट्स को माना जाता था कि सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि 9th प्लैनेट प्लूटो था जो कि सन से सबसे दूर था। In 2006, the International Astronomical Union adopted a new definition of a planet। 2006 में IAU ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन अपनाई। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। प्लूटो उस डेफिनेशन में फिट नहीं हुआ। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसलिए वो सोलर सिस्टम का प्लैनेट अब नहीं रहा, उसे हम प्लैनेट नहीं बोलते। लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। चलिए सोलर सिस्टम के मेंबर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। द सन। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ। जो सन है वो हमसे सबसे पास वाला स्टार है, जो अर्थ के सबसे नज़दीक स्टार है वो है सन। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। वो लगातार बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट इमिट कर रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितनी भी एनर्जी है सन उन सब का एक सोर्स है। इन फैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स।
जबकि सन क्या है, जितनी भी सब प्लैनेट्स को हीट और लाइट मिलती है वो सन से ही मिलती है, सन ही उसका मेन सोर्स है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स भी स्टार की तरह ही होते हैं पर उनके पास उनकी खुद की लाइट यानी खुद की रोशनी नहीं होती। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो सिर्फ उनके ऊपर जो सन की रोशनी गिर रही है, सन की लाइट गिर रही है, उनको ही रिफ्लेक्ट करते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? क्या आप प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में डिफरेंस कर सकते हो? द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयरएज प्लैनेट डू नॉट। जो सबसे आसान तरीका है प्लैनेट और स्टार को डिफ्रेंशिएट करने का, उनको अलग अलग पहचानने का, वो यही है कि जो स्टार्स हैं वो टिमटिमाते हैं जबकि प्लैनेट ट्विंकल टिमटिमाते नहीं हैं। ऑल्सो द प्लैनेट कीप चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। और साथ में ही जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं स्टार्स के रिस्पेक्ट में। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका एक डेफिनेट पाथ है। जैसे कि सन है, उसके अराउंड जो प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, मान लीजिए अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ का ये डेफिनेट पाथ हो गया, इसके अलावा वो कहीं भी मूव नहीं करेगी। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो ये डेफिनेट पाथ है जिसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है उसको हम उसका ऑर्बिट बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जितना समय एक प्लैनेट को एक कंप्लीट सर्कल करने में लगता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में लगता है सन के अराउंड, उसको प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बोला जाता है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो बढ़ता रहता है जैसे ही प्लैनेट का डिस्टेंस सन से दूर है, यानी कि जो सबसे दूर वाला प्लैनेट है सन से उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा और जो सन के सबसे नज़दीक है उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सबसे कम होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 17.9। गो आउट इनटू अ प्ले ग्राउंड विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। बाहर खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में जाइए अपने 4-5 दोस्तों के साथ। ड्रा 4 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर और हैविंग अ कॉमन सेंटर। आपको 4 सर्कल्स बनाने हैं जिनका डायमीटर आपको गिवन है, जैसे कि 1 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से आपको सर्कल बना लेने हैं जिनका सेंटर एक ही हो। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। एक फ्रेंड को सेंटर में खड़ा कर दीजिए जो कि सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आपके जो 4 दोस्त हैं वो 4 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग सर्कल्स में खड़े हो जाएंगे। आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन देयर ओन ऑर्बिट्स। अपने दोस्तों को कहिए कि वो सन के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा के विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर दे। डू दे कोलाइड विथ वन अनदर। क्या वो एक दूसरे से टकराएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। Beside revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top। जैसे कि एक फिरकी घूमती है। सन के अराउंड घूमने के साथ साथ कोई भी प्लैनेट है वो अपने एक्सिस के अराउंड भी गोल गोल घूमता है। जैसे कि फिरकी है, उसकी जो सेंटर पॉइंट है वो उसकी एक्सिस है और वो घूम रही है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है और साथ के साथ में वो एक सर्कल के अराउंड भी यूँ गोल घूमती है। इसी तरह से प्लैनेट्स घूम रहे हैं। The time taken by planet to complete one rotation is called its period of rotation। अब देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक था पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि सन के अराउंड पूरा राउंड काटने में प्लैनेट को कितना टाइम लग रहा है एक कंप्लीट राउंड के लिए, उसको हम बोलते थे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। दूसरी टर्म हमारे पास आती है पीरियड ऑफ रोटेशन। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन यानी कि अपनी एक्सिस के अराउंड ही जब वो वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं उसका पीरियड ऑफ रोटेशन। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम। कुछ प्लैनेट्स जाने जाते हैं कि उनके अराउंड मून जो एक सैटेलाइट है वो रोटेट करती है। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी यानी कि जो आसमान का ऑब्जेक्ट है दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रोटेट करती है तो हम उसको उसका सैटेलाइट बोलते हैं।
द अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ को हम बोलेंगे कि वो सन की सैटेलाइट है क्योंकि वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है। तो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, पर जनरली हम अर्थ को सन का प्लैनेट यानी कि ग्रह बोलते हैं। वी यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। हम जनरली सैटेलाइट वर्ड उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, उन बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रोटेट करती हैं। जैसे कि मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, इसलिए मून अर्थ की सैटेलाइट है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। बहुत सारी ऐसी खुद से बनाई हुई भी, मनुष्य द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट्स भी है जो कि अर्थ के अराउंड रोटेट करती है। दिस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी। ये जो येलो बॉक्स वाला है ये आपको खुद से पढ़ना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रखे होते हैं जो आपकी जीके के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मरकरी, यानी कि वो प्लैनेट जो कि सन के सबसे नज़दीक है। एक एक करके हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मरकरी को हिंदी में बुध भी कहा जाता है। द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी प्लैनेट है वो सन के सबसे नज़दीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। जैसे कि मरकरी सन से बहुत नज़दीक है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर समय ये सन की रोशनी में ही छिप जाता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन। पर हम इसको देख सकते हैं सनराइज होने से पहले या फिर सनसेट के तुरंत बाद, होरिजन के नज़दीक हम इसको देख सकते हैं। So, it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of the horizon। पर ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे दिखाई देगा जहाँ पे पेड़ और बिल्डिंग इसके व्यू को रोक के ना, यानी कि जहाँ से व्यू ऑफ होरिजन, जिस दिशा में हम देखना चाह रहे हैं होरिजन के नज़दीक, उसके रास्ते में कोई भी पेड़ या फिर बिल्डिंग ना हो। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। मरकरी की खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट हमारे पास आता है वीनस, यानी कि शुक्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वीनस इज़ अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। जो वीनस है वो अर्थ की सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट है, उसका पड़ोसी है। ये नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला ग्रह है। समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कई बार जो वीनस है वो ईस्ट स्काई में हमें सनराइज से पहले दिखाई देता है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। कई बार वो हमें सनसेट यानी कि सूरज छिपने के बाद वेस्टर्न दिशा में दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार ऑल्थो इट इज़ नॉट अ स्टार। इसलिए हम इसको जनरली मॉर्निंग यानी कि सुबह या शाम का स्टार भी बोलते हैं, जबकि एक स्टार है ही नहीं। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। रात की स्काई में वीनस को लोकेट करने की कोशिश करो। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस के पास भी मरकरी की तरह खुद का कोई भी मून या सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इट्स समवट अनयूजुअल। वीनस की जो रोटेशन है अपने एक्सिस के अराउंड ही वो थोड़ी सी अलग है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, जबकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद है एक्टिविटी 17.10। फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम इन एलिमेंट्स द टाइम व्हेन वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। न्यूज़पेपर में या कहीं से भी नेट वगैरह से आपको चेक करना है, पता करना है कि वीनस स्काई में किस समय दिखाई देता है। यू कैन ईजिली रिकोगनाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। वीनस इतना चमकीला है कि आप उसको आसानी से पहचान सकते हो। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। याद रखना है कि वीनस आसमान में बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाई नहीं देगा। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस आइदर 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज और 1 to 3 आवर्स आफ्टर सनसेट। अगर आपको वीनस को देखना है तो एक से 3 घंटे पहले सनराइज़ के या फिर सनसेट के 1 से 3 घंटे के बाद देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास
इफ़ यू गेट ए चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप। अगर आपको कभी मौका मिले तो वीनस को टेलीस्कोप से की मदद से देखने की कोशिश करना। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शो फेजेस जस्ट लाइक द मून। आप ऑब्जर्व करोगे जैसे कि मून के फेजेस होते थे, जैसे न्यू मून था, इस तरह से वीनस के भी क्या है अलग अलग फेजेस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्लेनेट यानी कि हमारा प्लेनेट अर्थ करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।